हाँ, नेक्स्ट टॉपिक देखो, आज क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या होता है भाई, पता है क्या आपको? अरे थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्या? गलती से कभी पढ़ लिया हो हमने? थोड़ा बहुत कभी गलती से पढ़ लिया हो? हाँ भाई, ये सोफे पे बैठने वाले आगे आ जाओ। वेरी गुड। अरे आराम करो, अभी से सोफा चाहिए तुम्हें? बैठ जाओ शांति से। वेरी गुड। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, सिंपल सी बात और बिल्कुल आसान शब्दों में क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि देखो, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य परिणामी बल कितना हो, बाह्य परिणामी बल का मान यदि 0 हो तो उस वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित का सिंपल मतलब रहता है यानी नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। इसमें दोनों चीजें आ गई। अगर मान लीजिए पहले से कोई वस्तु गति कर ही नहीं रही है, स्थिर अवस्था में है, तो उसका संवेग बताओ 0। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका संवेग हो गया 0, और बाहर से किसी ने इसके ऊपर बल भी नहीं लगाया, तो ये अभी भी 0 है, यानी मॉर्निंग में भी 0 है, इवनिंग में भी 0 रहेगा, क्योंकि किसी ने बाहर से बल नहीं लगाया। समझ में आई बात? यही कंडीशन है। और मैं इसको देखो 2-3 लाइनों को मैं लिख रहा हूं, आप ये मानेंगे कि मेरे पास एक निकाय है, जिस निकाय के अंदर कितने कण है? एन कण है। कितने कणों से बना हुआ निकाय है? एन कणों से। कितने कणों से? एन कणों से मिलकर बना हुआ एक निकाय है, और सभी कणों का अलग अलग द्रव्यमान है। एन कणों से बना निकाय, और इस निकाय के अंदर द्रव्यमान दे रखे हैं कणों के। देखो, पहले कण का द्रव्यमान है m1, दूसरे कण का द्रव्यमान है m2, ऐसे ही सारे कण यानी कितने द्रव्यमान? mn। समझ में आया कुछ? और पहले वाले का वेग कितना? v1, दूसरे वाले का वेग कितना? v2, ऐसे n1 n वाले कण का कितना? vn। तो इनका सबका संवेग, सबसे पहली बात तो संवेग जो होती है वो कौन सी राशि होती है? संवेग एक सदिश राशि होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इनको जोड़ते टाइम कौन सा योग करेंगे? सदिश योग, ना कि बीजगणितीय योग। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब मैं मान लीजिए पहले वाले कण का संवेग क्या मान लेता हूं? P1। P1 की वैल्यू आ जाएगी m1 v1। समझ में आया? और इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, इधर भी वेक्टर लगेगा। नहीं आया समझ में? ऐसे ही दूसरे वाले कण का संवेग आ जाएगा m2 बराबर आ जाएगा P2 बराबर m2 v2। और ऐसे ही लास्ट वाले कण, कौन से कण? Pn की वैल्यू आ जाएगी mn इंटू वी। नहीं आया समझ में? ये हो गया इनकी Vn की वैल्यू। और अब हम क्या करेंगे? अपने को पता है कि इनके संवेग को क्या रखेंगे? नियत करेंगे। यदि नियत है, मैं पहले ही मान लेता हूं कि संवेग क्या है? नियत है। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, इनका सबका योग कहां तक? n तक। ये नियत रहता है। क्या रहता है? और नियत को बोलेंगे कि ये सबका योग किसके बराबर आता है? नियतांक के बराबर आता है। समझ में आया? अब यहीं से मैं प्रूव करूंगा कि यदि आप इसको नियतांक मानते हैं तो निकाय पर अपने आप ही बाहर से लगने वाला बल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बाहर से लगने वाला बल 0 कैसे आएगा? इधर देखो, इस समीकरण का क्या कर दो? अवकलन कर दो। किसके साथ? समय के साथ। सर कैसे कर दें? आपको कैसे पता लग गया होगा? क्योंकि मेरे को पता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम यह कहता है कि वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यदि संवेग का समय के साथ क्या कर दूं? अवकलन कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। और मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना आता है इस निकाय पर, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं? समय के साथ क्या कर रहा हूं? अवकलन। तो मैं यहां लिख रहा हूं समय के साथ क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो यहां लिख रहे हैं उपरोक्त समीकरण का किसके साथ? समय के साथ अवकलन करने पर। क्या करने पर? अवकलन करने पर। समझ में आया? अवकलन करने पर क्या लिखोगे? देखो dp1/dt। क्लियर है?
प्लस dp2 अपॉन dt। ऐसे कहां तक लिखोगे? dpn अपॉन dt। और नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0। नहीं आया समझ में? नियतांक का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद अपने को पता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि F बराबर होता है dp अपॉन dt। तो यहाँ P1 है तो F1 हो जाएगा, P2 है तो F2 हो जाएगा। देखो P1 के लिए क्या लिखोगे, और ये सब वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर कहां तक? Fn वेक्टर। और ये सब योग किसके बराबर? इनका सबका योग कर दो, सिग्मा ऑफ F इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 0। तो ये प्रूव हो गया। अगर आप इसको नियतांक लेकर के चल रहे हैं तो अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपने ये क्या लेकर के चले? नियतांक। ये आप कह रहे हैं नियतांक है तो ये अपने आप ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नहीं आया समझ में? क्या आ जाएगा? 0। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि वो वाली इक्वेशन कब वैलिड होगी? जब F बराबर क्या होगा? 0। और अगर ये F बराबर 0 है तो वो नियतांक होगा, और वो नियतांक है तो ये सिग्मा F कितना होगा? 0। यहीं से निकल कर डेफिनेशन आती है। तो क्या लिखें कि यदि किसी निकाय पर लगने वाला परिणामी बाहरी बल 0 हो तो उस निकाय का कोण नियत रहता है, संवेग नियत रहता है, यानी समय के साथ बदलता नहीं है। यानी क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित। ये ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज अपने को ध्यान रखना, ये क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। ये हो गया आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे बढ़िया और अच्छा एग्जाम्पल आता है गन की, बुलेट। और किसका एग्जाम्पल है? गन का। हम क्या करते हैं? एक गन लेते हैं, गन से क्या कर रहे हैं? हम फायरिंग कर रहे हैं। गन से हम फायरिंग करते हैं तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये गन हो गई और ये इसका ट्रिगर हो गया। यहां पर कौन पड़ी हुई है? गोली। मैंने आपको बताया था, देखो mg का मतलब है गन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? गन का द्रव्यमान। कुछ समझ में आया? और mb हम ले लेते हैं बुलेट का द्रव्यमान। बुलेट को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या होता है ये? गोली। बुलेट का द्रव्यमान। कई जगह खाने वाली टॉफी को क्या बोलते हैं? गोली। तो ध्यान रखना है, मैं पल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो गोली है जो मर्डर करने के काम आती है। समझ में आया? कौन सी गोली है जो मर्डर करने के काम आएगी? वीबी। अभी फायरिंग नहीं हुई है। अभी क्या नहीं हुई है? फायरिंग नहीं हुई है। तो बंदूक का वेग कितना है? 0। तो प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं। ये है फायरिंग के बाद। किसके बाद? फायरिंग के बाद किसका वेग? गोली का वेग। गोली का वेग। नहीं आया समझ में? और इसी तरह एक लाइन और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वीजी। वीजी कौन है? बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। याद नहीं है क्या? अभी लिख पाया था भाई। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। ये ध्यान रखना, प्रतिक्षेप वेग। ये कैसे पता लगेगा? अभी समझ में आएगा। बंदूक जिधर जाएगी उसके विपरीत दिशा में चलेगा ये। ठीक है। गोली का संवेग मैं लिख देता हूं पीजी। पीजी कौन है? गोली का संवेग। तो गोली का संवेग लिख दिया मैंने। ये है गोली का संवेग। बाद में कि पहले? हाँ गन है, सॉरी गन हो गई भाई। ये तो पीजी का, चलो गन कर दो इसको। क्या कर दो? गन। इसको काट कर क्या लिख देते हैं इसकी जगह? गन लिख देते हैं। गन का मतलब बंदूक। तो हो जाएगा बंदूक का संवेग। कौन सा लेकिन है? प्रारंभिक है कि बाद का है? प्रारंभिक है। फायरिंग के बाद। कब है ये? फायरिंग के बाद। समझ में आया? और ये लिखेंगे पीबी, गोली का संवेग। कब? फायरिंग के बाद। समझ में आया? मेरे को आप निकाय का पहले वाला संवेग बताओ। अभी देखो गन की स्पीड कितनी? 0। गोली की स्पीड कितनी? 0। तो इनका संवेग भी 0 आएगा। 0 + 0 कितना आएगा? तो निकाय का प्रारंभिक संवेग कितना है? 0। ना कोई बाहर से बल लगाया हमने। अब ये चीज ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। ट्रिगर दबाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बंदूक पर क्या लगाया है?
बल लगाया, ये बहम में मत रहना कि तुम्हारे ऐसे दबाने से गोली जाएगी 2 किलोमीटर, है ना, इतने भूत भी नहीं हो तुम। समझ में आ रही बात? अपने को ट्रिगर दबाने का मतलब है कि सिर्फ किसको चालू करना, बारूद को जलाना शुरू करना। समझ में आई बात? बारूद के अंदर विस्फोट होगा, जो उसके अंदर एक्सप्लोजिव भरा हुआ है उसके अंदर विस्फोट होगा, विस्फोट होने से जो ऊर्जा प्राप्त करेगी, कौन प्राप्त करेगी? गोली। उस ऊर्जा को लेकर के वो बाहर जाएगी, है ना। आपके ऐसे हाथ लगाने से गोली नहीं चलेगी। समझ में आया? तो हमने बाहर से कोई बल नहीं लगाया, तो निकाय का संवेग क्या रखेंगे? संरक्षित रखेंगे। पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग। प्रारंभिक संवेग कितना है निकाय का? तो यहां लिख रहा हूं मैं निकाय का प्रारंभिक संवेग। तो निकाय का प्रारंभिक संवेग रहेगा मेरे पास कितना? 0। और निकाय का बाद का संवेग बताओ। निकाय का बाद का संवेग बताइए। ये बाद का संवेग मेरे पास में आएगा, देखो ये आ जाएगा pg वेक्टर प्लस pb वेक्टर। समझ में आया? वेक्टर लगा रहा हूं उनके सर पर, क्योंकि संवेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि। अब बाद के संवेग को पहले वाले संवेग के क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं देखो, pg वेक्टर प्लस pb वेक्टर, इन दोनों का योग पहले वाले किसके बराबर होना चाहिए? संवेग के बराबर। तो दोनों के वेग को किसके बराबर करो? 0 के बराबर। पहले तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। और अगर आप इसको 0 के बराबर कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, अब मेरे को क्या करना है? pg की वैल्यू पुट करनी है। pg की वैल्यू तो होती है mg इंटू vg, क्लियर है? और pb की वैल्यू क्या हो जाएगी? mb इंटू vb वेक्टर, और बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब आप देखो vg वेक्टर निकाल लीजिए, m इंटू vg वेक्टर निकाल देता हूं मैं, माइनस ऑफ mb vb, और नीचे डिवाइड किया। चलो ये छोड़ो, इसको ये लाइन में हटा रहा हूं, अभी नहीं लिख रहे इसको। इसको देखिए आगे मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखो, मैं vg की वैल्यू निकाल रहा हूं। vg की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, vg वेक्टर आ जाएगा माइनस ऑफ mb के नीचे किसका भाग लग जाएगा? mg का, और मल्टीप्लाई बाय vb। इस समीकरण को पढ़िए ध्यान से। सबसे बड़ी बात देखो, बंदूक के वेग के विपरीत दिशा में होगा किसका वेग? सॉरी, गोली के वेग के विपरीत दिशा में होगा किसका वेग? बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। और ये तो सबको पता है। ऐसे फायरिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गोली के पीछे पीछे बंदूक जा रही है। समझ में आया? पाकिस्तान की तरफ जा रही है बंदूक, फिर पाकिस्तान वाले हाथ में पकड़कर वापस भारत की तरफ कर रहे हैं बंदूक। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं। तो गोली किधर जाएगी? आगे की ओर। बंदूक किधर जाएगी? पीछे की ओर। सर आपको कैसे पता लगा? मुझे वैसे भी पता है, लेकिन फिजिक्स की समीकरण भी कह रही है। क्या कह रही है? खुद चिल्ला रही है। ये कैसे चिल्ला रही है? कि गन का वेग बुलेट के वेग के विपरीत दिशा में है। माइनस का मतलब विपरीत दिशा में। नहीं आया समझ में? गन का प्रतिक्षेप वेग बुलेट के वेग के विपरीत दिशा में होता है, और होना भी चाहिए। नहीं है बात समझ में? नहीं तो कोई पूछेगा कि गोली फेंक रहे हो कि बंदूक फेंक रहे हो। नहीं, वही बात है। समझ में आया? अब आप में से किसको ये लग रहा है कि सर दोनों का वेग लगभग बराबर होगा? किसका वेग ज्यादा होना चाहिए? आपको बंदूक चलानी है, सामने दुश्मन है, किसका वेग ज्यादा रखोगे? गोली का। या फिर गोली चला के खुद ही भाग जाओगे पीछे? पता लगा गोली चलाई, गोली आगे नहीं जा रही, गोली चलाने वाला बंदूक को लेकर के पीछे जाकर गिरा। ऐसा थोड़ी करना है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। गोली का वेग बहुत ज्यादा रखना है और गन का वेग बहुत कम रखना है। रखना क्या है? अपने आप होता है। रखोगे कैसे? रखोगे बताओगे कि तू कम रहना, अपने आप होता है। बंदूक की डिजाइनिंग कुछ इस तरह से होती है कि अपने आप ही गोली का वेग बहुत ज्यादा रहेगा और गन का पीछे की तरफ वेग बहुत कम रहेगा। बहुत ही कम होता है किसके कंपैरिजन में? वीबी की कंपैरिजन। सर क्यों? आप कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा देखो, एमबी में किसका भाग दे रहे हो? एमजी का। कौन ज्यादा? अब ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। भारत में बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। भारत के बहुत बड़े प्रश्नों में से एक छोटा सा बहुत बड़ा प्रश्न मैंने निकाला है ना। 11वीं क्लास के विद्यार्थियों से मेरा ये सरेआम प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? कि बंदूक का भार ज्यादा होता है कि गोली का? और आपको यही समझ, अरे सर बंदूक से बड़ी गोली हो गई। एक गोली को 4 आदमी पकड़ कर ला रहे, किस में डालोगे? बंदूक में डालेंगे।
और बंदूक को कबूतर उठा के ला रहा है कि बंदूक ले लो भाई। अरे भले आदमी, ये भी सोचने वाली बात है क्या? किसका द्रव्यमान बहुत कम होता है? गोली का। सबको पता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है? एम बी की वैल्यू बहुत बहुत कम होगी किससे? एम जी से। नहीं है समझ में? जब बड़ी मुश्किल से 2 kg की बंदूक होगी ना, तब कोई 10 ग्राम 20 ग्राम की गोली होगी। नहीं आया समझ में? तो 10 ग्राम यानी 10-20 मान लो, 20 ग्राम के अंदर 2 किलो की बंदूक का भाग दो, दे दो। 2 किलो का मतलब 2000, 20 में 2000 का भाग दो, कितना कम आएगा? ये बहुत कम आएगा। तो यहां जो संख्या आएगी ना एम बी अपॉन एम जी की जगह, इनके मान रखने के बाद में वो संख्या देखो, देखो इसको देखो कितनी आ रही है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से 2 कितना हो गया? ये 100। 1/100 कितना होता है? 0.0001, 0.01। अब ये देखो, गन की स्पीड आई मेरे पास में 0.01 ऑफ बुलेट की स्पीड, और माइनस में कितना कम है देखो। नहीं यही बात समझ में? अगर गोली जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 100 कर दो, गोली कितने की रफ्तार से जा रही है? 100 मीटर प्रति सेकंड से, तो बंदूक कितने से जाएगी? 1 मीटर प्रति सेकंड। कितना कम है सोचिए। और उसको झेलना आसान है, आपके बस की बात नहीं है। जो गन चलाते हैं फौजी भाई जो हैं, वो जब फायरिंग करते हैं तो कंधे पे पीछे क्या लगता है? झटका लगता है। वो झटका किसको, किसके कारण लगता है? वो वीजी के कारण। वीजी कौन है? प्रतिक्षेप वेग। और ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, इसको जीरो कर भी नहीं सकते आप। आज तक तो ऐसी बंदूक बनी नहीं कि पीछे प्रतिक्षेप वेग हो ही नहीं। वो बात अलग है, आपने बंदूक को जमीन में गाड़ दिया और बटन दबा दिया कि चल, फिर क्या दिक्कत है? जब आपका कंधा ही किससे टच में नहीं आ रहा बंदूक में, फिर कह रहे हो मेरे तो झटका नहीं लगा। अरे झटका नहीं लगा, बंदूक को किस में गाड़ दिया तुमने? जमीन में। तो अब उस झटके को कौन सहन कर रहा है? जमीन सहन कर रही है। नहीं यही बात समझ में? इसीलिए तो देखा होगा तो बड़ी भारी भरकम बंदूकें होती है, वो 3 पायों वाला स्टैंड होता है, एक 3 पैरों वाला स्टैंड, उसके ऊपर ऐसे लगा करके बैठ जाते हैं, वो देखते रहते हैं, है ना। भारी भरकम जो बंदूकें होती है उनको रखने के लिए एक बड़ा स्टैंड चाहिए होता है। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान रखना है। ये आपका हो गया कौन सा एग्जाम्पल हो गया, किसकी क्या हो गया? ये बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। ये कौन से सिद्धांत पर आधारित होते हैं प्रश्न? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कुछ समझ में आया? ये अभी आपको कॉपी करना है। थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, अभी देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आपके बुक में प्रश्न दिए गए हैं बम का फटना। जब बम फटेगा तो वो भी कौन से सिद्धांत पर फटेगा? संवेग संरक्षण। कौन से सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। सही। इसमें कैसे लगेगा? इसमें देखो प्रश्न कैसे आएंगे, एक बम देंगे आपको, फिर कहेंगे अभी ये फटने वाला है, अभी ये फटने वाला है, फिर कहेंगे कि इसका 3 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। फिर आपको किसी 2 टुकड़ों का तो क्या दे देंगे? द्रव्यमान दे देंगे, वेग दे देंगे, और तीसरे टुकड़े का भी वेग दे देंगे। लेकिन तीसरे टुकड़े का क्या पूछेगा? वो द्रव्यमान। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ये मेरे पास एक बॉम्ब है, अब ये बिना फटा हुआ है। नहीं आया समझ में? तो बॉम्ब हाथ में लिया, फेंक दिया, अब चुपचाप वहां पड़ा हुआ है, फटने ही वाला है, आप और हम सब देख रहे, चुपचाप वहां रखा हुआ है। रखा हुआ है तो वेग बताओ बॉम्ब का। 0। नहीं आ रहा समझ में? संवेग बताओ उसका। 0। पड़े हुए बॉम्ब का संवेग कितना होता है? 0। अब ये तो है नहीं कि ये आपको देखकर रुक जाएगा, फटेगा ये तो। इंसानों को मारने के लिए ही बॉम्ब बनाया जाता है, और आप भी कौन है? इंसान। इसको इतनी बुद्धि थोड़ी होती कि 11वीं क्लास आ रही है, मेरे को नहीं फटना चाहिए, तो ये फटेगा। फटेगा तो मैं मान लेता हूं टुकड़े कितने कर दिए, एक टुकड़ा तो ये रहा, और एक टुकड़ा ये इधर, कितने टुकड़े हो गए? सर ये 3 कैसे होगा? गिन लो भाई, जिनको गिनती आती है। गिनती नंबर 1 2 3, कितने हो गए? 3 टुकड़े। मैं कह देता हूं कि ये बम तो इधर गया, ये टुकड़ा इधर गया, ऊपर वाला, और मैंने कह दिया कि इस वाले टुकड़े का द्रव्यमान कितना है, इस वाले टुकड़े का द्रव्यमान कितना है m2, और इसका द्रव्यमान कितना है m3। अब ये बॉम्ब का एक टुकड़ा इधर गया और एक टुकड़ा मान लीजिए इधर गया, तीसरे टुकड़ा
जो है वो इधर जा रहा है, कोई कोण वोण नहीं दे रखा अभी आपको। तीसरे टुकड़े का वेग कितना मान लो v3, दूसरे टुकड़े का वेग कितना मान लो v2, पहले टुकड़े का वेग कितना मान लो v1। सबका संवेग भी निकाल सकते हो आप। इस निकाय का प्रारंभिक संवेग बताओ। इस निकाय का प्रारंभिक संवेग, जब ये बम चुपचाप पड़ा हुआ था तो प्रारंभिक संवेग कितना था 0, तो फटने के बाद में भी संवेग कितना होना चाहिए 0, है ना। बम चुपचाप पड़ा हुआ है, कोई लात तो मार के आए नहीं कि लात मारने से बम फट गया सर। बम अपने आप फटेगा, क्योंकि बम में क्या है बारूद है, एक्सप्लोजिव्स भरे हुए, अपने आप फटेगा, अंदर अपने आप क्रियाएं होती हैं उसमें। समझ में आ रही बात, उसके खुद के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो उसके कारण फटेगा। समझ में आई बात। ऐसे तो फिर ऐसा होता, वो किसकी वजह से फटते हैं, जो बच्चों वाले आते हैं ना छोटे फटाके, अरे वो दीवार वाले आते हैं छोटे छोटे बच्चों का, आजकल वो कागज में आने लग गए, इसे तो लपेट देते हैं, एक छोटा सा उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोजिव भरते हैं, 2-4 पत्थरों के टुकड़े बारीक बारीक, और एक छोटे से व्हाइट कलर के उस कागज में लपेट कर ऐसे थोड़ा सा लगा देते हैं, और फिर बच्चे उसको पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं। आपके द्वारा दी गई ऊर्जा की वजह से फटता है वो। अगर चुपचाप रख दो ऐसे नहीं फटेगा, फिर उठा करके फेंक दो फट जाएगा। कहीं खराब हो जाते हैं तो बच्चे फेंक फेंक के थक जाते हैं, वो फटते ही नहीं है। वो वाले बम जो होते हैं वो आपके द्वारा दी गई ऊर्जा के कारण फटते हैं। समझ में आया। ये वाला जो बम है ये इसके अंदर संचित किसकी वजह से फटेगा, बारूद की वजह से फटेगा। अब चुपचाप रखा हुआ है फट गया, फटने के बाद में देखो इसका संवेग मान लो, इस वाले का संवेग मान लो p1, और p1 की वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी m1 v1 वेक्टर। नहीं आया समझ में। इसका संवेग मान लेंगे p3 वेक्टर बराबर मान लेंगे m3 v3 वेक्टर, और इसका संवेग आ जाएगा p2 वेक्टर बराबर आ जाएगा m2 v2 वेक्टर। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि बॉम्ब का पहले का संवेग बराबर होना चाहिए बाद के संवेग। अब बाद में तो टुकड़े हो गए 3, तो तीनों का जोड़ दो संवेग, जोड़ोगे तो कौन सा योग करोगे, सदिश योग। बीजगणितीय योग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि संवेग कैसी राशि होती है सदिश राशि, तो इनका सदिश योग कर दो। अच्छा प्रारंभिक संवेग बताओ मेरे को, बम का प्रारंभिक संवेग बराबर 0, तो बाद में भी कितना रहना चाहिए 0। और बाद का संवेग मैं कैसे निकालूंगा, बाद का संवेग निकालूंगा मैं p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, और ये सब योग किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। आप इस समीकरण को सोल्व कर लोगे, और सोल्व करने के बाद आप किसका मान निकाल सकते हो, कोई भी द्रव्यमान, इसमें से कुछ भी दे रखा हो, सब दे रखे होंगे, एक आधी वैल्यू नहीं दे रखी होंगी, वो आप यहां से निकाल सकते हैं। समझ में आया। ये बॉम्ब के लिए भी लगेगा ऐसे कैसे। अब प्रश्न में क्या आएगा, प्रश्न में आपको दे देगा, देखो p1 की वैल्यू लिखो m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर, ये योग किसके बराबर आया 0 के बराबर। अब प्रश्न में आपको m1 दे देगा, v1 दे देगा, m2 दे देगा, v2 दे देगा, और v3 दे देगा, आपसे क्या निकलवाएगा m3। आप इस प्रश्न को कर सकते हो आसानी से। कुछ समझ में आया। इसी तरह प्रश्न है, अब इसी को मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं कि एक बॉम्ब फट गया, और फटने के बाद में एक टुकड़ा तो चला गया ऊपर की ओर, और m1 की वैल्यू दे देता हूं मैं आपको कितना केजी 1 केजी, कितना केजी 1 केजी। समझ में आया। और m2 की वैल्यू दे दी मैंने आपको 2 केजी। समझ में आया। m3 की वैल्यू आपको निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये m3 है क्या, अरे ये उल्टा कैसे लिख दिया, इसको 3 कर दो ना भाई तुम, ठीक है ना अब तो। और ये क्या है 2, m2 की वैल्यू कितनी है 2 केजी, और मेरे को क्या निकालना है m3। v3 की वैल्यू आपको दे रखी है 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और v1 की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है v1 की वैल्यू। मैं ये हटा रहा हूं जो ये फालतू की लाइनें लिखी हुई हैं, ताकि आप इनको कॉपी करेंगे ऐसे कैसे। समझ में आया कुछ। v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। v2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 मीटर प्रति सेकंड। नहीं आया समझ में। ये सब दे रखा है, और आपसे क्या पूछना चाह रहा है m3,
और ये कह रहा है कि पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा एक दूसरे के लंबवत गए। ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री, ये भी कह रखा है उसने। कर सकते हो इस प्रश्न को। एक बम है, वो फटता है, फटने के बाद कितने टुकड़े होते हैं 3 टुकड़े होते हैं। पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा एक दूसरे के कैसे गति करते हैं लंबवत गति करते हैं। अरे फटने के बाद चुपचाप पड़े रहेंगे, साइड वाले से पूछेंगे बोला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या भगेंगे तो दोनों टुकड़े गति करने लगेंगे, तीनों टुकड़े गति करने लगेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पहला वाला टुकड़ा तो किधर जा रहा है ऊपर की ओर, दूसरा वाला टुकड़ा किधर जा रहा है इस साइड। समझ में आई बात। तो ये मान लीजिए एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं, प्रश्न में कहा है आपको। तो पहले तो कैसे सोल्व करोगे इसको बताओ, करने का तरीका बताओ कैसे करें इसको। तो इस प्रश्न को करने का तरीका देखो, ये वाली समीकरण दिख रही है सबको, इस वाली समीकरण से होगा ये P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, इसको उधर ले जाओ माइनस का P3 वेक्टर। समझ में आया। लेकिन मेरे को देखो द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान निकालना है तो मेरे को तो मोड ले लेना इसका। मोड का मतलब परिमाण। तो आप पहले P1 वेक्टर और P2 वेक्टर को जोड़ो और इसका परिमाण निकालो, और इसके परिमाण को निकाल कर इसके परिमाण के बराबर पुट कर दो। समझ में आया कुछ। P3 का परिमाण कितना है, P3 का परिमाण हो जाएगा M3V3। समझ में आया। तो P3 का परिमाण, मेरे को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, M3 और V3। अब V3 मेरे को दे रखा है 40, M3 में यहां से निकाल लूंगा। तो मैं निकालूंगा तो तब ना जब मैं P1 और किसको जोड़ूंगा P2 को। अब P1 और P2 को जोड़ते टाइम ये नहीं कर सकते आप कि दोनों का कौन सा योग कर दिया बीजगणितीय योग। जोड़ते टाइम आपको कौन सा योग करना है सदिश योग। तो सबसे पहले तो देखो P1 बताओ मेरे को, ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले मैं P1 निकाल रहा हूं। P1 की वैल्यू आ जाएगी क्या M1 इंटू V1। बोलो M1 कितना है 1 kg, V1 कितना है 8, तो आ जाएगा 8 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। P2 की वैल्यू बताओ M2V2, M2 की वैल्यू 2, V2 की वैल्यू 12 ही थी क्या, और 24 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया। अब देखो ध्यान से P1 और P2 को जोड़ना है, तो जोड़ते टाइम क्या करोगे आप, कौन सा योग करोगे भाई सदिश योग। सदिश योग कैसे करो, दो राशियों का सदिश योग कैसे करें, समांतर चतुर्भुज का नियम याद करो। P और Q याद है, तो मैं कैसे करूंगा, या थीटा बताओ दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो थीटा को 90 पुट करेंगे हम, थीटा को क्या पुट करेंगे 90। तो मैं दोनों का योग लिख रहा हूं, देखो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर का योग का परिमाण निकाल रहा हूं, और ये परिमाण मैं किसके बराबर मान लेता हूं R के बराबर। R की वैल्यू आएगी ध्यान से देखो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अरे यहां तो P1 P2 है, और यहां आगे लिखोगे प्लस का 2 P1 P2 cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। समझ में आया। तो परिणामी देखो, परिणामी संवेग कितना आया इन दोनों का योग, इन दोनों का योग देखो कितना आया मेरे पास। R आ गया P1 का स्क्वायर करो रे, 8 का स्क्वायर 64, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करो फटाफट, कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 होता है। देख लो 24 का स्क्वायर कितना होता है 8 दूनी 16, 576, 576 में 64 ऐड करो, कितना आएगा 6 और 4 10। नहीं यही बात समझ में क्लियर है क्या। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको किसके बराबर पुट कर दो M3 वाले के बराबर पुट कर दो। तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई ध्यान से देखो, मेरे पास में R का परिमाण आ गया √640, और बराबर आ जाएगा M3V3, याद है ना। और M3 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा √640
640, इसमें किसका भाग दे दूंगा, V3 का, 40 का भाग दे दो, बस यही आंसर है। ठीक है, अब जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। कॉपी करो फटाफट। कॉपी क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो किसको कॉपी करो, वो वाला जो टॉपिक था ना उसको कॉपी कीजिए, बंदूक वाला।